सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और ममता जी आपको भी नमस्कार। राजुल जी आपको नमस्कार। सभी सखियों और सखाओं को ममता सिंह का नमस्कार। मुझे कुछ कहना है पहले कार्यक्रम शुरू करने से। मुझे भी कुछ कहना है। नहीं, पहले मुझे कुछ कहना है। अच्छा, ये पहले तुम में तो समय बीत जाएगा। तो मैं नहीं, पहले मैं पहले मुझे कुछ कहना है, इसलिए कह रही हूँ कि मुझे कुछ कहना है। अब आप पूछिए क्या कहना है। क्या कहना? हाँ, वही तो बता रहे हैं, मुझे कुछ कहना है, कुछ कहना है। अब यही हमारा शीर्षक है। याद है आपको? क्या? वो दिन याद करो। वो दिन, मतलब जब हम वो दिन याद करो शीर्षक से कुछ विषय देते थे तो सखियों और सखाओं की टिप्पणियों की बाढ़ सी आ जाती थी। तो हमने क्या किया है, वो दिन याद करो की बजाय हमने रख दिया है मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ कहना है। तो अब आप फ्री हैं, कुछ कहिए, अपने मन की बात कहिए, अपने अड़ोस पड़ोस की बात कहिए, अपनी जानकारियों वाली पिटारा खोल लीजिए। लेकिन विषय पर कहिए। जैसे आज हमारा विषय है मेरे गांव का स्कूल, यानी मेरा प्राइमरी स्कूल जो प्राथमिक पाठशाला तो बात करनी है। तो अब हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहते हैं कि मेरे गांव का स्कूल मतलब आपके गांव का स्कूल। आप क्या कभी गांव गए हैं? और गांव में जरूरी नहीं कि आपने पढ़ाई की हो, गांव गए हैं तो वहां का स्कूल तो देखा होगा, वहां के बच्चों की पढ़ाई का तौर तरीका आपने देखा होगा, उसके बारे में बताइए। और ये मत कहिए कि स्कूल बड़ा अच्छा होता था, ये होता था। अपने अनुभव साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक प्राथमिक शिक्षा जहाँ से आपने ग्रहण की हो, जो आपका पुराना स्कूल हो, जहाँ से आपने पहली या पहले से पहली मतलब मेरे बचपन का स्कूल। तो उसके बारे में भी हमें आप बता सकते हैं कि कैसा था आपके बचपन का स्कूल। तो ये हमारा विषय हो गया। और जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो फिर तो मौज मस्ती होती है, वहाँ की आबो हवा के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ के परिवेश के बारे में, परंपरा के बारे में, वहाँ के खान पान, दुनिया भर की चीजें हम बटोर के ले आते हैं। तो आज हम चलते हैं शिलोंग। मजा आएगा। शिलोंग के जो ठंडी ठंडी रुत है वो हमें छू लेगी, कहीं से गुदगुदा देगी। और ये शिलोंग जा रहे हैं तो भाई तमाम ऊनी कपड़े लेकर जाइएगा, भरपूर इंतजाम करके जाइए। जूते, मोजे, दस्ताने सभी कुछ हो साथ में, कोट और उसके अलावा स्वेटर के अलावा। तो कैसे उनका रख रखाव करें, कैसे उन्हें संभाल के ले जाएं, और कैसे ऐसे भी आप जब पहनते हैं तब कैसे उनका रख रखाव करें, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और जब कहीं घूमने जाते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है कई बार हेल्पलाइन की, टेलीफोन नंबर्स की, क्योंकि जब कभी मुसीबत में फंस जाते हैं तो अचानक हम ढूंढने लगते हैं कि अरे फला नंबर किसको हम डायल करें। तो वो हेल्पलाइन नंबर भी याद करने हैं, तो उसे पहले से मोबाइल में सेव कर लें। हम आज कुछ नंबर्स की भी बात करेंगे, और अगर हमारे श्रोताओं को भी कुछ नंबर्स ऐसे याद आ रहे हों, हेल्पलाइन नंबर्स, तो उनके बारे में हमें बताएं, बिल्कुल, ताकि दूसरे भी उसके बारे में जान सकें। तो भाई ममता जी, हम आज इतनी सारी बातें करने वाले हैं, और बातों की शुरुआत अगर गाते गुनगुनाते हो तो आधा रास्ता तो वैसे ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल, तो हम शुरू करते हैं सिलसिला गीत। तो ममता जी, हमने ये गाना सुना आनंद फिल्म का, मुकेश ने गाया और गुलजार के बोल, सलील चौधरी की धुन थी। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि हेल्पलाइन नंबर की सुविधा से ये आराम तो आया है कि किसी बीमार को अस्पताल में ले जाने में आसानी हो गई है। हमारे यहाँ के एम्बुलेंस ब्लॉक पर बने अस्पताल तक मरीज पहुंचा देता है, फिर यहाँ के डॉक्टर मरीज की तकलीफ के हिसाब से जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में भेज देते हैं। ऐसा गाँव में झगड़ा फसाद होने पर हेल्पलाइन की मदद से पुलिस भी आ जाती है। मिल जाती है। इसी तरह साइबर क्राइम, बैंक इंक्वायरी, रेलवे इंक्वायरी, बुकिंग, महिला हेल्पलाइन ने सामान्य आदमी की काफ़ी मदद की है। आने वाले दिनों में अन्य सुविधाएं भी सरकार जो बढ़ा रही है, तो वो हम हेल्पलाइन से पा सकेंगे, बस हमारी जागरूकता की ज़रूरत है। और यही जागरूकता जो है ना, ये सबसे ज़्यादा काम तब आती है जब हम
हेल्पलाइन की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे हम कई नंबर जान लेते हैं, लेकिन वो नंबर बाकायदा हमारे मोबाइल में फीड हो और हम उनके बारे में जानें, ये ज़रूरी होता है। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए हैं उनको अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर सेव रखना चाहिए, और ये बाकायदा लिख कर कि अगर इस तरह की इमरजेंसी हो, अगर कहीं किसी को एम्बुलेंस बुलानी हो तो ये हेल्पलाइन नंबर, या अगर पुलिस से मदद मांगनी हो तो ये हेल्पलाइन नंबर, ये बाकायदा लिख कर आप रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर समय मांगने में समय बर्बाद नहीं होगा, मदद मांगने में। तो उन नंबरों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक अपने बिल्कुल हंसता हुआ सुना। नूरानी चेहरा, तो ऐसा ही नूरानी चेहरा लेकर हम जब चल निकलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मुसीबत आती है अचानक और उस समय चेहरे का नूर उड़ जाता है जब ढूंढे से भी वो नंबर नहीं मिलता जो हम तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए नंबर हमेशा स्पीड डायलिंग में रखना चाहिए। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसको स्पीड डायलिंग में रख लेना चाहिए। एक तो घर के नंबर, जैसे आप अपने घर में माता पिता का नंबर, पति का नंबर स्पीड डायलिंग में रखें। और कई बार लोग नाम से नंबर सेव करते हैं कि जैसे मान लीजिए अब आपका ही नाम ले तो राजुल के नाम से सेव किया है, लेकिन जब घर के सदस्य का नंबर सेव करें तो माँ, पिता, हस्बैंड, इस तरह से करना चाहिए, मदर, फादर। आपका ज़्यादातर ये नंबर्स हम इंग्लिश में ही सेव करते हैं तो वो होना चाहिए। और मान लीजिए कि कुछ आपात स्थिति आ जाती है, जैसे कि कुछ नंबर्स हैं हम बता रहे हैं। 101 आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड की मदद के लिए इस नंबर पर कॉल किया जा सकता है, और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के लिए इस नंबर पर कॉल किया जा सकता है, और 104 स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी और परामर्श के लिए इस नंबर पर कॉल किया जा सकता है। और सबसे जो जरूरी नंबर है वो है 1091। महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर बच्चों को देखें किसी मुसीबत में तो उनकी सहायता के लिए भी आप 1098 यानी 1098 पर आप कॉल कर सकते हैं। रेल दुर्घटना की अगर सूचना देनी हो तो 1072 ये नंबर है जिस पर कॉल किया जा सकता है। और सड़क दुर्घटना अगर हो जाए तो कई बार ऐसा होता है ना कि समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए, मदद करना चाहकर भी कोई नहीं कर पाता, तो 1073 ये नंबर नोट कर ले, इस पर आप रेल दुर्घटना की स्थिति में मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। राजुल जी, ये जो नंबर्स हैं, ऐसा नहीं कि आप मुसीबत में हैं तो ही नंबर डायल कर सकते हैं, कोई और भी मुसीबत में है। हाँ। जैसे सड़क दुर्घटना होती है तो खुद को कहाँ होश रहता है, तो ये नंबर्स, जैसे मान लीजिए आपके आंखों के सामने दुर्घटना घटित हो रही है तो आप फटाक से पहले नंबर डायल करें, उसकी मदद भी करें। हाँ। और 1096 प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कक्ष के लिए इस नंबर पर कॉल किया जा सकता है। और अगर आप किसी संकटग्रस्त क्षेत्र में फंस गए हैं तो आप तुरंत 1091 1090 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो इस पर डायल करने से आपको संकटग्रस्त जो क्षेत्र है वहां से बाहर निकालने में पुलिस की सहायता मिलती है और आपको सुरक्षित घर पहुंचा दिया जाता है। अब आजकल साइबर क्राइम की बहुत ज्यादा घटनाएं सुनाई देने लगी हैं, तो इसकी अगर शिकायत करनी हो तो आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं, और ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। cybercrime.gov.in पर आप जाकर साइबर क्राइम की शिकायत कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि आप ठगी के शिकार हो गए हैं तो तुरंत शिकायत करें, और सारे सबूत जो हैं वो ज़रूर आपके पास हों। और शिकायत के साथ सबूत रखें ही। और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, और भारतीय साइबर अपराध को ऑर्डिनेशन सेंटर का हिस्सा है। इसकी मदद से आप धोखाधड़ी से जुड़े जो भी आपके नुकसान होते हैं वो आप उस नुकसान का आपको भुगतान हो सकता है। हाँ। लेकिन बस ये है कि आप सबूत उसका रखें और तुरंत उसकी शिकायत करें, क्योंकि कई बार देरी करने से भी मामला आपके हाथ से निकल जाता है। हमारे एक साथी ने कुछ नंबर और भी बताए हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर इन्होंने 181 बताया है, और पुलिस आपातकालीन का नंबर तो हमने इन्हें बताया है, और इसके अलावा एम्बुलेंस सेवा और इन सभी का नंबर बताया है, और कहा है कि भारत सरकार सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदत्त भारत भर में एक ही हेल्पलाइन नंबर प्रदान करती है। ये टोल फ्री नंबर भारत के सभी राज्यों में चल रहे हैं और 24/7 उपलब्ध हैं। टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन, टेलीफोन और SMS आधारित सेवाएं हैं जो विभिन्न सरकारी सेवाओं के बारे में कॉल करने में मदद मिलती है।
और इन्होंने महिला हेल्पलाइन का नंबर 181 भी लिखा है, और ये भी लिखा है कि कुछ और हेल्पलाइन नंबर और उनकी जानकारी महिलाओं और बालिकाओं के लिए विमेन पावर लाइन का नंबर है 1090, और पुलिस आपातकालीन सेवा का नंबर है 112, और चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर 1098 बताया, स्वास्थ्य सेवा का नंबर 102 जिसका हमने जिक्र किया है, और एम्बुलेंस सेवा का नंबर 108 है, इसका भी जिक्र हमने किया है। तो ये सारे नंबर्स, ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया और हम रख लेंगे, सेव कर लेंगे, ये जो आदत होती है कि हम बाद में कर लेंगे, वो नहीं। ये आप कागज पर कर नोट लीजिए। नहीं करने की, बल्कि आपको मोबाइल में सेव करने की चीजें हैं। और अब क्या करना चाहिए हमें? गाना सुनवा लेना चाहिए। तो ममता जी, हम लोग घूमने जाने वाले हैं, तो जरा ऊनी कपड़े तो देख लीजिए। हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बैठे रहते हैं, सोचते हैं सर्दी आएगी तो उन्हीं कपड़े निकालेंगे और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि सर्दी, कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है हमारे पूरे देश में, मतलब अलग अलग राज्यों में सर्दी खूब पड़ रही है। अब देखिए ना, हमारे श्रोता कितने अवेयर रहते हैं इस मामले में। एक श्रोता ने लिख भी दिया है कि जो ऊनी कपड़े आप उपयोग में न ला रहे हो, उन्हें धूप में सुखाकर किसी सूखी और बंद जगह पर रख दें। जिससे अटैची या बक्से में आप कपड़े रख रहे हैं, उसमें पहले अखबार बिछाकर उस पर कुछ नीम की सूखी पत्तियां रख दें। इससे नमी नहीं रहेगी और आपके कपड़े सुरक्षित रहेंगे। और मुझे लगता है कि खास तरह की जो गंध पसर जाती है कपड़े में, उससे भी वंचित रहेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल ऊन वाले कपड़े होते हैं, स्वेटर्स होते हैं, उसको तो हम वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं साबुन के पानी में, लेकिन कुछ जैकेट्स होते हैं जिसको धोना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप जैकेट्स धो रहे हैं, हाँ। तो ध्यान रखिए, जो प्लेट्स वाली जैकेट्स होती है ना, जिसमें हाँ। बीच बीच में सिलाई होती है, हाँ। तो उन वो खास तरह की जैकेट्स होती हैं, और उन जैकेट्स को अगर आप धो रहे हैं तो हमेशा टेनिस का बॉल जो है, 2-3 टेनिस के बॉल्स आप डाल लीजिए उसमें, क्योंकि इनको क्विल्टेड जैकेट कहते हैं ना, जिसमें फर लगा होता है या अंदर रुई भरी होती है। तो इसे जो है 2-3 टेनिस बॉल डाल के अगर हम धोते हैं तो उनका आकार बना रहता है, और मटेरियल जो है उनका अंदर का वो सुरक्षित रहता है। और उसे उल्टा करके धोएं। हाँ, नहीं तो उसके जो फर की आपने जिक्र किया वो खराब भी होते हैं, और साथ में और उसके रंग भी जल्दी उड़ जाते हैं। उल्टा करके धोने से काफी सुरक्षित रहता है। और ऊनी कपड़ों को धूप में ज़रूर सुखाएं। अगर भीग गए हों, जैसे कोहरा वोहरा पड़ता है तो भीग जाते हैं, तो धूप में ज़रूर सुखाएं। और अगर नया नया आपने कोई कपड़ा बॉक्स से निकाला हो, पहनने जा रहे हो, तो थोड़ा होता है ना कि कई बार आप नैपथलिन बॉल्स लगा के रखते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता है पहनते हुए, काफ़ी दिन के रखे हुए कपड़े। तो भाप भरे बाथरूम में लटका कर इन्हें ताज़ा आप कर सकते हैं। इससे सिलवटें भी अगर पड़ गई हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी, और फिर से सॉफ्ट ब्रश से झाड़ लीजिए। और वॉशिंग मशीन में अगर धो रहे हैं तो ये भी देख लें कि उसमें वुलन मोड है या नहीं। कई बार कुछ मशीनों में नहीं होता है, तो वो भी देखना जरूरी होता है। और हाथ से ऊनी कपड़े अगर धो रहे हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, इसे ठंडे पानी से ही धोएं। अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ऊनी कपड़े सिकुड़ जाएंगे। और साबुन को साफ करने के लिए कपड़े के ऊपर ठंडा पानी तब तक चलाएं जब तक साबुन पूरी तरह से निकल न जाए। और अगर ऊनी कपड़ों पर दाग लगा है तो गुनगुना पानी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो, और इसमें थोड़ा स्पिरिट भी मिला सकते हैं। और ऊनी कपड़े को धोने के बाद निचोड़े नहीं, इसे हैंगर पर लटका दें या एक साफ तौलिए पर फैला कर रखें, और अतिरिक्त पानी निकालने के लिए उसे लपेट लें। सीधे सूरज की रोशनी और गर्मी से उसे बचाएं, क्योंकि इससे कपड़े खराब हो सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं और पीले भी पड़ सकते हैं। और मतलब आपने अगर कमरे में ब्लोअर या हीटर वगैरह जला रखा हो तो वहां पर भी उसके सामने बहुत सारे लोग ऊनी कपड़े डाल देते हैं, तो उससे भी कपड़े खराब हो जाते हैं। और अगर जैसे तार पर फैलाते हैं, रॉड पर फैलाते हैं, तो वो खिंच के लंबा भी हो जाता है। जो नॉर्मल ऊनी कपड़े होते हैं, तो वो जो तरीका है कि आप तौलिए पर फैला दें, वो सबसे ज्यादा बेहतर होता है। और अगर आप आयरन करना चाह रहे हैं ऊनी कपड़ों पर, वैसे किया नहीं जाता, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हो रही है तो उसको उसी मोड पर लगाएं। अगर आपकी इस्त्री में अगर वो मोड है तब लगाएं। और हमेशा ध्यान रखें कि ऊनी कपड़ों पर जब भी अगर प्रेस कर रहे हो तो एक सूती कपड़ा उसके ऊपर बिछा लें, साफ कपड़ा, और उसके ऊपर प्रेस चलाएं। डायरेक्ट जो है वो ऊनी कपड़े पर प्रेस नहीं चलानी चाहिए। अगर चला लिया ना तो फिर वो सारा
आपके प्रेस में भी चिपक जाएगा और आपका वो ऊनी कपड़ा भी खराब हो जाएगा। और नहीं भी अगर आपने हल्का प्रेस गरम किया है तब भी वो ना उसके रेशे जो हैं वो जल जाते हैं, जो बहुत मुलायम होता है तो वो खराब हो जाता है। अच्छा, ऊनी जूते भी होते हैं, इनकी भी देखभाल बहुत जरूरी होती है। नहीं बीच मौसम में पता चले कि कहाँ बाजार भागेंगे अगर खराब हो गए, तो उनका सोल और ये सब लेस वेस जो है वो अलग से धो लें, सोल को अच्छे से साफ कर लें। और अगर आपने मशीन में डाला है तो ध्यान रखें कि वहाँ पर मशीन में वो मोड है या नहीं। और कभी भी अपने ऊनी जूतों को या किसी भी तरह के जूतों को, अगर ऊनी नहीं भी है जूते जो आप पहन रहे हैं, अगर आपने उनको धोया है तो उनको ड्रायर में ना सुखाएं, क्योंकि इससे जो है वो जूते बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि इस समय बहुत ठिठुरन है, सुबह के काम खत्म करके रजाई में लेट कर प्रोग्राम सुन रही हूँ। क्या बात है। और मैसेज लिखने में उंगलियां बहुत ठंडी हो रही हैं, मन करता है हाथ रजाई से निकाले ही ना, पर कुछ तो लिखना पड़ेगा ही। तो हम एक संदेश सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बिल्कुल। मैं कभी भी लाइफ में यही सोचा हूँ कि जितने लोगों से आप मिलो और आपके गाने अगर उनको पसंद आए तो उससे ज्यादा खुशी कभी नहीं मिल सकती। आप हैं जाने माने गायक जॉली मुखर्जी। कोई ये माने ना, कोई ये जाने ना, मैंने तो जाना है, इश्क लेता है जान। सुनिएगा 8 जनवरी शाम 4 बजे कार्यक्रम आज के मेहमान, सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। ममता जी, अभी एक अंतराल लेकर लौटते हैं जल्दी से वापस। हम विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम सखी सहेली में ममता जी के साथ हैं। मैं राजुल। राजुल जी, देखिए ना, ऊनी कपड़ों के बारे में इतनी सारी जानकारी हमने अपने श्रोताओं को दी। और जब हम घूमने जाते हैं तो ऊनी कपड़े साथ में ले जाते हैं, लेकिन घूमने हम कहाँ जा रहे हैं? शिलांग जा रहे हैं। और इतनी खूबसूरत जगह हम जब जा रहे हैं तो वहाँ की बातों के बारे में तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि वो कैसी जगह है, जाएं तो क्या करें, क्या तैयारियां करें और वहाँ के नज़ारे कैसे हैं। तो चलिए वहाँ के बारे में थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए। अगर किसी ऐसी जगह घूमने का मन है जहाँ के शानदार नज़ारे हों, अतीत की सुंदर स्मृतियां हों, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो, तो फिर शिलांग को चुन सकते हैं। शिलांग को चुन सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं। और मेघालय की लहरदार पहाड़ियाँ और हरे भरे पत्तों से घिरा खूबसूरत शिलांग का नाम स्थानीय देवता यू शिलांग के नाम पर रखा गया। लेकिन खूबसूरती के कारण इसे पूरब का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। रोमांच की तलाश हो या कुछ समय इत्मीनान से शांति में बिताने का मन हो तो शिलांग में हम जा सकते हैं। दोनों चीजें मिल जाएंगी। ये वैसे 1695 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र से। शिलांग में हमेशा मौसम खुशगवार बना रहता है। घूमने के लिहाज से वैसे सितंबर से मई के बीच का समय बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, अब जाना कैसे है? अगर हवाई मार्ग से जाएं तो गुवाहाटी या फिर बारापानी के पास उमरोई हवाई अड्डा पहुंच सकते हैं। और ट्रेन का सफर है तो गुवाहाटी आकर फिर बस या टैक्सी से शिलांग पहुंचा जा सकता है। सड़क से भी आप गुवाहाटी होते हुए शिलांग जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं तो फिर तो खूबसूरत नज़ारों को अपनी आंखों में कैद करते हुए जाइए और उनकी तस्वीरें लेने का ज़माना है, तस्वीरें भी उतारते जाइए। जो जब आप कभी ये भूल मतलब स्मृतियों से दूर हो जाती हैं ये चीज़ें, तो जब तस्वीरें देखते हैं तो तरोताज़ा हो जाती हैं ये सारी तस्वीरें। शिलांग में प्रवेश के साथ ही बादलों से लिपटी पहाड़ियों को काटती घुमावदार सड़कें और हरे भरे परिदृश्य दिखेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि शिलांग में बादलों ने अपना घर बना लिया है। बंगले, चर्च और इमारतों की बनावट ब्रिटिश काल की हमें याद दिला देती हैं और बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं। क्या क्या है और बताइए।
उमियम झील जो है वो बहुत वहाँ की मशहूर झील है। इसको बारापानी झील भी कहा जाता है। 2 नदियां हैं, वाह उमखा और वाह उमशिरपी, ये उमियम झील में मिलती हैं। और ये असल में एक इंसान का बनाया हुआ जलाशय है। यहाँ पहाड़ियों के मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप नौका विहार कर सकते हैं, कयाकिंग, वाटर साइकिलिंग, स्कूटरिंग और बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। पिकनिक मनाने के लिए जगह बहुत मशहूर है। शिलांग में बड़ी संख्या में झरने पाए जाते हैं, लिहाजा इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। सबसे पहले हाथी झरना अगर आप जाते हैं तो झरने का नाम इसके तल पर एक चट्टान की वजह से पड़ा है। ये चट्टान एक हाथी की तरह दिखाई देता है। यहाँ 3 झरने एक साथ दिखाई देते हैं। साथ ही मिलेगी हरे भरे पेड़ों की ताजगी और पानी क्रिस्टल की तरह बिल्कुल साफ और शफाफ है। चट्टानों पर गिरते पानी की संगीत में आवाज सुनते रहिए। फोटोग्राफी के लिए खूब सुंदर सुंदर दृश्य आपको मिलेंगे। और फिर हैप्पी वैली से करीब 5 किलोमीटर दूर एक और झरना है जिसे स्वीट फॉल्स या मीठा झरना कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। और इसके अलावा शिलांग में स्प्रेड ईगल फॉल्स, जकाम फॉल्स और नोही सिंगियांग फॉल्स भी बहुत मशहूर हैं और बहुत सारे पर्यटक वहाँ पर आते हैं। अच्छा, शहर के जो सबसे बीच में है वहाँ पर वाड की झील है। ये अंग्रेजों के ज़माने में बनाई गई थी और झील का आकार बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घोड़े की नाल। दिन में पिकनिक और शाम की वॉक के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। झील के चारों ओर बागीचा है जिसमें कोबल स्टोन फुटपाथ और एक फव्वारा भी लगा हुआ है और बहुत सारे तरह तरह के पुष्पों की प्रजातियां हैं। इसके अलावा ऑर्किड है। ऑर्किड देखने के लिए तो बिल्कुल देख के मन खुश हो जाता है। कतार के कतार लगे हुए हैं। झील में कमल खिले हुए हैं, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। और झील के बीच एक लकड़ी का पुल है जहाँ पर आप चढ़कर मछलियों को खाना दाना दे सकते हैं। और झील में नौका विहार की सुविधा भी है। तो फिर ऐसी बेहतरीन दृश्यों को देखने के लिए भला आप क्यों नहीं जाएंगे? और आप चले वहाँ पर। शिलांग पीक जो मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान है, ये समुद्र तल से 6449 फीट यानी कि 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और आपको यहाँ पे खूब सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। और साथ में वृत्ताकार शिलांग पीक तक आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। साथ में अगर आप वहाँ पर शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है आपके पास बहुत सारी जगह हैं। तो ममता जी शॉपिंग बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग पीक से नज़ारा तो ले लें। हाँ, जो आपने बताया ना कि अर्धवृत्ताकार शिलांग पीक पर पहुंच जाए तो वहां से ट्रैकिंग करने का लुत्फ लिया जा सकता है। और चोटी पर पहुंचकर हर तरफ नज़ारे बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। और इसके अलावा तितली संग्रहालय भी वहां पर देखने लायक है। संग्रहालय में रंग बिरंगी तितलियों को और जो भंवरे होते हैं उन्हें, पतंगों और तरह तरह के कीट पतंग होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तरह तरह की प्रजातियां भी देख सकते हैं इनके। और वहाँ पर तितलियों का प्रजनन भी होता है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही तितलियों, पतंगों और कई अन्य कीटों के लिए नियमित संरक्षण और वहाँ की गतिविधियां भी आयोजित होती हैं। शिलांग में औपनिवेशिक युग की वास्तुकला भी आपको देखने को मिलेगी। 1898 में स्थापित शिलांग गोल्फ कोर्स जाकर आप ब्रिटिश वास्तुकला भी देख सकते हैं। और इस गोल्फ कोर्स का शुमार भारत के 3 सबसे पुराने गोल्फ कोर्सों में होता है। और पूर्वोत्तर की संपूर्ण संस्कृति, जनजीवन और इतिहास अगर आपको जानने का मन हो तो आप डॉन बॉस्को संग्रहालय ज़रूर जाएं। ये 7 मंजिल इमारत है और जानकारी का खजाना है बिल्कुल यहाँ। इसमें पूर्वोत्तर भारत की स्वदेशी संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। और यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं, प्रदर्शनियाँ हैं बहुत सारा, जिसमें थीम संग्रहालय है। इन संग्रहालयों में पहनावे हैं, हैंडीक्राफ्ट है, कलाकृति है, हथियार है, बहुत जो कहीं देखने को नहीं मिलती ऐसी तस्वीरें हैं। इस तरह की तमाम दुर्लभ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और एक खास बात है, शिलांग में ही एक नाम है लेडी हैदरी पार्क, जिसका नाम राज्य की पहली महिला और असम के राज्यपाल की पत्नी लेडी हैदरी के नाम पर रखा गया था। यहाँ के बगीचे को जापानी शैली में बनाया गया है। एक छोटी सी झील है जहाँ बत्तख और रंगीन मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी। घूमते टहलते हुए आर्किड और रोडोडेंड्रॉन के आकर्षक संग्रह के साथ खूबसूरती से सजे हुए
लॉन को भी आप देख सकते हैं। लेडी हैदरी पार्क घूमने के अलावा फोटोग्राफी के साथ साथ आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और जब बोटिंग करते हैं तो नज़ारा कितना खूबसूरत होता है, आप अपनी आंखों के सामने आप चित्र उकेर सकते हैं इस समय। बिल्कुल। इस समय गाना भी सुन लें। गाना भी सुनते हैं। राहें हैं अलबेली, प्यार की राहें हैं और खूबसूरती की राहें भी हैं। हमारे एक श्रोता भी हमारे शरीक हो रहे हैं इस शिलोंग की यात्रा में। एक श्रोता ने लिख भेजा है कि शिलोंग की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। प्राकृतिक सुंदरता, शिलोंग के आसपास की पहाड़ियां और घने जंगल इस शहर को एक सुंदर और शांत वातावरण प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक विरासत, शिलोंग में कई सांस्कृतिक स्थल हैं जिनमें से कुछ प्रमुख हैं डॉन बॉस्को संग्रहालय, और ये तो हमने बता ही दिया। उमियम झील के बारे में भी बता दिया। और जो बुनियादी ढांचा है, शिलोंग में आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ साथ अच्छी सड़कें हैं, संचार सुविधाएं भी हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य की भी अच्छी उचित व्यवस्था है। और पर्यटन, शिलोंग एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। और हमारे एक साथी भी कह रहे हैं कितनी ठंड में शिलोंग ले जा रही हैं, चलिए चलते हैं। ठंड में ही तो जाने का मजा है जब वहाँ पर स्नोफॉल होता है। और जब आपकी उंगलियां बिल्कुल ठिठुर रही होती हैं। अभी हमारी एक श्रोता ने लिखा भी था ना कि हमारी उंगलियां काम नहीं कर रही हैं और हाथ ऐसे लगता है कि अपना हाथ नहीं है, उसमें चाय का प्याला भी पकड़ते हैं तो लगता है किसी और ने थमा रखा है, इतना ठंडा हो जाता है। तो वो अलग मजा है। तो जब चलने लगे ना, जब बहुत ठंड लगने लगे तो थोड़ा चलना शुरू करिए। और चलने के लिए ट्रैकर्स का स्वर्ग माना जाता है शिलोंग को। तो पूर्वी खासी पहाड़ियों के सुंदर दृश्य देखने के लिए डेविड स्कॉट ट्रेल जरूर जाएं। इस ट्रेल का नाम ब्रिटिश प्रशासक के नाम पर रखा गया है। 16 किलोमीटर का रास्ता है और इस रास्ते में आपको आकर्षक पूर्वी खासी पहाड़ियों से गुजरते हुए माफलांग और लाड माफलांग तक जाने को मिलेगा। ये दोनों को जोड़ता है। तो कहीं घास के मैदान दिखेंगे, कभी झरने दिखेंगे, कभी साफ पानी की धाराएं दिखेंगी, कभी एकदम घने जंगल दिखेंगे। और शिलोंग के आसपास साफ पानी है। उबड़ खाबड़ इलाकों में कुछ ऐसी व्यवस्था भी है जिसका आप अलग से लुत्फ ले सकते हैं, जैसे रॉक क्लाइंबिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां भी होती हैं। और आजकल तो जगह जगह कि आप जैसे स्कूबा डाइविंग होता है पानी में, तो इस तरह की जो रोमांचक गतिविधियां होती हैं वो जरूर करें, लेकिन जरा सोच समझ के, क्योंकि उसमें खतरे भी बहुत सारे होते हैं। और प्राकृतिक सुंदरता तो लाजवाब है ही। इसके अलावा शिलोंग में खासी, जैतिया और गारो जनजातियों के साथ ही बहुत सारी संस्कृतियों का सुंदर मिश्रण भी देखने को मिलता है। और ये मिश्रण त्योहारों पर खास तौर से देखने का मजा अलग होता है। मतलब हमें लगता है कि गंगा जमुनी संस्कृति का अनोखा संगम वहां पर होता है। शिलोंग का प्रसिद्ध शरद ऋतु महोत्सव इसका जीवंत प्रमाण है, जिसे काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और अब चले बाजार चले। तो बाजार इसके लिए तो आप बेकरार थे बहुत देर से कि बाजार की बात करेंगे, लेकिन आखिर में हाँ, ताकि अच्छे से शॉपिंग कर सकें। हाँ, और क्या। पुलिस बाजार और बारा बाजार, ये दो बाजार हैं जहाँ से आप जाइए तो खूब चहल पहल रहती है और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि खासी पारंपरिक पोशाकें हैं, या हाथ से बुने हुए शॉल हैं, या हस्तशिल्प है, या जैविक मसाले हैं। ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और बारा बाजार में ताज़ी उपज मिलेगी, उस क्षेत्र के व्यंजन मिलेंगे, देशी जड़ी बूटियाँ मिलेंगी। और यहाँ पे अगर आपको व्यंजनों का स्वाद लेना हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो मोमोज वगैरह हैं वो तो है ही हैं। स्थानीय व्यंजन जिसमें जादो हो, एक स्वादिष्ट खासी चावल का व्यंजन है, और तुगरिमबाई एक किड़वित सोयाबीन की चटनी है, वो बहुत मजेदार लगती है। तो खान पान का लुत्फ भी लेना चाहिए, साथ में संगीत भी शामिल करिए और एक संदेश सुन लेते हैं। जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की। यही कहना है जो हमारे श्रोताओं ने कहा है, क्योंकि हमारे श्रोता ने बहुत सारी बातें कही हैं। अब एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव का स्कूल, भाई अपने गांव का स्कूल भी अब पहले से बेहतर है। माना कि अभी भी टाट पट्टी पर ही बैठते हैं, लेकिन धूप में धूल से पढ़ते खेलते हुए बढ़ते हैं हम, और मौसम के अनुसार कक्षाओं में बैठकर भी पढ़ा करते हैं। शैशव से बचपन यहीं पर बीतता है। माना कि कॉन्वेंट स्कूलों की बसें भी गुजरती हैं हमारे
गांव की सड़कों से। लेकिन ये पढ़ाई सभी के लिए काफी खर्चीला होने के कारण सुलभ नहीं है, लेकिन सामर्थ्यवान लोग इसके भी लाभ उठा रहे हैं। जहां वेल मेंटेन्ड सूट बूट टाई के प्रचलन अच्छे खासे बैग के बोझ के साथ है, लेकिन ध्यान रहे कि वहां धूप और धूल का अभाव है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। और हमने तो देखा है कि गांव में स्कूल जब ठंड का मौसम होता है तो खुले आसमान के तले चलाया जाता है। कक्षाएं खुले आसमान के तले बाकायदा धूप में चलाई जाती हैं ताकि उन्हें विटामिन डी का भी वो मिल जाए, फायदा मिल जाए और साथ में ठंड से भी निजात मिल जाए। देखो, एक और श्रोता है, उन्होंने कहा है कि भाई हम तो अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में कक्षा 3 तक टाट पर बैठ, पट्टी पर कालिक पोत, फिर शीशी से घोट पट्टी चमकाकर, 70 मारकर, किलिच और खड़िया मिट्टी की स्याही से चमकते अक्षर लिखे और मिटाए भी हैं। क्या बात है। धूल धूल और छांव के आनंद लेते हुए खूब पैदल भी चले हैं, कच्चे आम के गिरते टिकोरे भी खाते हुए पढ़ाई की है। अब कहाँ रहे वो दिन। यद्यपि अब भी है और आते जाते अपने उस स्कूल को निहारते भी हैं जो तब के खपरेल से कंक्रीट में बदल चुका है, लेकिन पेड़ अब भी उन दिनों की गवाही देने में समर्थ है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए मॉडलिंग शिक्षा बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये उनकी प्रतिभा और व्यक्तिगत विकास की नींव है। हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और उसे स्कूल में शिक्षा विकास के लिए बाकायदा कजाकिस्तान प्रदान करता है। व्यावसायिक शिक्षा का प्रभाव व्यावसायिक, सामाजिक, साइंटिफिक और कार्यशाला क्षेत्रों में फैला हुआ है। वे बच्चों के नैतिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान देते हैं, क्योंकि वे अपमान, सम्मान और विविध दृष्टिकोण की समझ भी सिखाते हैं। स्कूल और भी बहुत कुछ सिखाता है। हालांकि अब थोड़ा जब प्रतियोगिता का युग है, कंपटीशन का जमाना है, ऐसे में थोड़ा बच्चे पढ़ने के साथ साथ वो जो मौज मस्ती का आनंद होता है वो कम ले पाते हैं। ले पाते हैं। ये जो बात अपने बचपन के स्कूल की बात चल रही है आज, तो गांव के स्कूल की, उसकी तो बात ही निराली थी। बिल्कुल। एक और श्रोता ने कहा है कि मेरे गांव का स्कूल जो है वो गांव का हो चाहे शहर का हो, दोनों ही प्यारा होता है, पर गांव के स्कूल की बात ही अलग होती है। वो पगडंडी है जिससे गुजरते हुए स्कूल पहुंचना, स्कूल में पढ़ने आते समय गांव से ठेले से मूंगफली खरीदना और खाते हुए आना। मैंने कभी गांव के स्कूल में पढ़ा तो नहीं है, लेकिन गांव के स्कूल की बात अलग होती है। एक संस्कार होते हैं, बच्चों में भी एक दूसरे की मदद भी करते हैं स्कूल में। और एक श्रोता ने लिखा है कि विद्यार्थियों को विभिन्न सांस्कृतिक संप्रदायों से जोड़ता है स्कूल सांस्कृतिक प्रशंसा और समझ को भी बढ़ावा देता है, और द्विभाषी स्कूल ग्लोबल स्तर पर भी व्यावसायिकता देता है और इसे मंजूरी देकर इसके अनुभव को बढ़ावा देता है। और जो छात्र हैं उन्हें हर तरह के मतलब हर दृष्टि से उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है स्कूल। लेकिन गांव के स्कूल की बात अलग है। ज्यादातर श्रोता यही लिख रहे हैं। प्राइमरी स्कूल जो होता है ना, प्राथमिक पाठशाला, वो गांव में हो या शहर में, जहां हम पहले पढ़ाई करते हैं, वो जगह बिल्कुल खास हो जाती है। और खास हो जाता है ये गाना। सुनते हैं। चाहे गांव का हो या फिर शहर का हो, लेकिन बचपन का स्कूल निराला ही होता है और वो जीवन कहा जाता है ना, सुनहरा दिन होता है, गोल्डन लाइफ जिसे कहते हैं। एक श्रोता ने इसी तरह की कुछ बात लिखी है कि हम लोग हमेशा शहर में ही रहे, गांव के स्कूल की कोई अनुभव तो नहीं है, पर आपने कहा कि हम अपने स्कूल की बात कर सकते हैं। मैं तो स्कूल जाते हुए बहुत रोती थी, क्योंकि मैं मिशन स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ की सिस्टर्स मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे चुप कराने के लिए कभी टॉफी तो कभी बिस्किट भी देती थी। लंच ब्रेक में यदि मैं लंच नहीं लेकर गई तो स्कूल में वो स्टूडेंट्स के लिए खाना बनता था, जो मुझे भी वही खाना खिलाती थी। और बहुत ज्यादा रोती थी और पापा जी के पास जाने की जिद करती थी, तो पापा के पास मेरे पापा जी का बैंक था, वहीं पहुंचा भी देती थी। क्या बात है। वाह वाह वाह। तब तो स्कूल समझ लीजिए कि घर था। हाँ, घर था और बाकायदा स्कूल की शिक्षा भी और घर जैसा माहौल भी। हाँ, तो बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं ना कि मतलब बिल्कुल बच्चों को ऐसे इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है। जैसे याद है कि हमारी छोटी बहन, उसकी जो शिक्षा थी वो घर के बहुत पास स्कूल था, तो वो जब पहले दिन गई तो वो वहां से चिल्लाई
जोर से कि हमें नहीं बैठना है। और दादी आवाज ने घर वहां तक से है। सुना और तुरंत भेजा मम्मी को कि जाओ जाकर उसको लेकर आओ वापस। और कल से स्कूल मत भेजो। हाँ। पहले ऐसे ही होता था। और ये हम सब के अनुभव, ये बात पढ़ते हुए लगा कि भाई हम भी वापस लौट जाए स्कूल के उन्हीं दिनों में, क्योंकि हमारे साथ इतनी ज्यादा सद्भावना तो नहीं थी स्कूल में, लेकिन हाँ तब भी आज की तरह सख्ती नहीं थी। तब अलग तरह का माहौल होता था, टीचर्स थोड़े सख्त मिजाज के होते थे। लेकिन अभी ऐसे नहीं है कि डांट दिया तो पेरेंट्स कंप्लेंट लेके पहुंच जाए, इस तरह का माहौल नहीं होता देखो था। ना, एक संदेश और है कि इन्होंने बताया है कि 2 कमरों का सरकारी प्राइमरी स्कूल था जो 5 क्लास तक था। आगे पढ़ने के लिए गांव से थोड़ा और दूर जाना पड़ता था। स्कूल में सामान गांव से थोड़ा और दूर मिलता था, सामान और साधन की कमी थी। तो थोड़े बच्चे पढ़ते थे, बाद में बच्चे पढ़ने लगे तो 2 मास्टर और एक सहायक स्कूल का स्टाफ होता था। पीने के पानी के लिए नल पास के मंदिर में कुएं से पानी लेकर आते थे और स्कूल में एक घड़ा रखा रहता था, 1 गिलास बच्चा पानी उसी से पीते थे। आज के समय में स्कूल बड़ा हो गया है, 4 दीवारी हो गई है, स्कूल का अच्छा मेन गेट बन गया है और 10 कमरे हो गए हैं, आरओ का पानी मिल जाता है और अच्छी व्यवस्था है शौचालय के लिए भी। पढ़ाई का स्तर भी थोड़ा बढ़ा है। और ये जो दोनों बहनें बोल रही ना, ये गाने बहुत अच्छे सुनवाती हैं। एक श्रोता मतलब ये हमारे आपके लिए। और लिखा है कि पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक मेरे एक प्राइमरी स्कूल में ही मैंने पढ़ा। इस मौसम में हमें नीम के पेड़ के नीचे पढ़ाई करवाई जाती थी। क्या बात है। टाट पट्टी पर बैठकर धूप में हम बहुत अच्छे गिनती पहाड़े बड़ी जोर जोर से बोलकर याद करते थे। और हाँ, बड़ा ही अच्छा सुखद बचपन था हमारा प्राइमरी स्कूल का। और ममता जी देखिए ना, बिल्कुल बोलने का, बताने का एक संदेश है, लेकिन बोलने का टाइम नहीं है। जी नहीं कर रहा है कि हम इन बातों से बाहर निकले ना। हाँ। लेकिन घड़ी की सुइयां हमसे कह रही हैं कि अब समेट ले अपनी बातों को और ले लें सखियों से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और राजुल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।